हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आप जानेंगे यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी चाहे वो रेजिडेंशियल, फार्मिंग या मान लीजिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी या कोई मकान आप खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे जब आप मकान खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो अगला व्यक्ति जो आपको डीड दे रहा है, रजिस्ट्री दे रहा है, उसका वेरिफिकेशन कैसे करें। वेरिफिकेशन करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि रजिस्ट्री जो विभाग है या प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 है, वो स्पष्ट मेंशन करता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, अचल संपत्ति में विक्रय क्रेता द्वारा उपरोक्त सावधानियां स्वयं अपनाया जाना आवश्यक है। विक्रेता के स्वामित्व अधिकार संबंधी किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जिम्मेदारी आपकी है, आप अपना खुद चेक करिए ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है, यदि डीड बिना स्वामित्व के निष्पादित की गई है तो वो भी कैंसिल होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल रजिस्ट्री हो गई है कि रियाजुद्दीन थे, इन्होंने नरेश कुमार को वही ज़मीन बेची और वही ज़मीन देवेंद्र को। तो ऐसे सारे फ्रॉड से आप बच सकते हैं। कैसे? आप जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके अनुसार कि आप जो है जब खरीदने जा रहे हैं, सामने वाला बंदा आपको डॉक्यूमेंट्स दे रहा है और खासकर रजिस्ट्री, तो आप उस रजिस्ट्री को कैसे चेक करें। और 3 टॉपिकों पर हम और बात करेंगे साथियों कि प्रॉपर्टी ज़मीन खरीदने से पहले संपूर्ण रजिस्ट्री वेरिफिकेशन आप खुद भी कर सकते हैं, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। दूसरा है साथियों कि रजिस्ट्री के अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको और चेक करने होते हैं जिससे किसी भी प्रकार के आप फ्रॉड या मान लीजिए जो भी रजिस्ट्री, यूपीआरसी या मान लीजिए लोकल लॉ हैं, कई कानून प्रभावी होते हैं ज़मीन पे। ठीक है, रजिस्ट्री मैनुअल है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट है, सारे के सारे। और ज़मीन खरीदने पर कौन सी धोखाधड़ियों से आपको सावधान रहना चाहिए जो कि अभी हो रही हैं साथियों। ठीक है, एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा साथियों कि कई लोग मुझसे कमेंट में कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं साथियों। अब साथियों हम फर्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। जैसे ही आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आप जाते हो तो आप डॉक्यूमेंट्स मांगते हो। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगना, अगर आप चाहते हो कि नहीं मांगने हैं तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, आप उस प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन ले लीजिए, उस प्रॉपर्टी का मौजा, तहसील, जिला पूरा आप जो है निकलवा सकते हो। ठीक है, बाहर से भी। तो पहले कोशिश ये करिए कि जो बंदा आपको रजिस्ट्री दे दे, डॉक्यूमेंट्स दे दे, तो वो डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए, क्यों आप निकलवाएंगे। ठीक है, तो आप मान लीजिए उसने रजिस्ट्री दे दी। ठीक है, अब साथियों होता क्या है कि जैसे मैं आपको ज़मीन को ही बेच रहा हूँ, आप मुझसे आएंगे ये ज़मीन खरीदना है, मैं आपको, मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरा दायित्व है कि मैं आपको रजिस्ट्री दे दूँ। अब रजिस्ट्री जो है वो क्या है, रजिस्ट्री में सबसे पहले आपको देखिए, रजिस्ट्री में कई चीज़ें आ जाती हैं। जैसे हो सकता है मुझे वो प्रॉपर्टी दान में मिली हो तो गिफ्ट डीड होगा हमारे पास, वो लीजिए आप। ठीक, हो सकता है मैंने ज़मीन खरीदी हो तो सेल डीड होगा। हो सकता है ये ज़मीन मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी ली हो, इस पावर ऑफ अटॉर्नी से बेच रहा हूँ तो पावर ऑफ अटॉर्नी होगा। हो सकता है मैं एग्रीमेंट से बेच रहा हूँ तो एग्रीमेंट होगा। अगर मुझे वसीयत से प्राप्त हुई थी तो विल होगा। यानी कि जैसे भी मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है वो आपको देना है, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र तो हुई होगी, ऐसा तो नहीं प्रॉपर्टी अपने आप मिल गई हो, ऐसा तो है नहीं। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होके ही मेरे पास आई होगी ना, तभी तो मैं आपको बेच रहा हूँ। तो जो ट्रांसफ़र का जरिया है वो आपको लेना है। अब मान लीजिए उसने आपको सेल डीड दे दी, यानी कि बेनामा, यानी कि विक्रय पत्र आपको दे दिया, जो कि 90% केसों में दिया जाता है। तो आप वो चेक कैसे करें वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले साथियों, अब जो रजिस्ट्रियाँ आ रही हैं उनमें जो है, जो ऑनलाइन स्टाम्प कटता है, ऑनलाइन फीस यानी कि ई स्टाम्प पे होता है। तो सबसे फर्स्ट पेज पे आपको ये देखना है साथियों कि इसमें जो है आर्टिकल कौन सा है। अगर गलत आर्टिकल है तो आपकी रजिस्ट्री कैंसिल भी होगी। आर्टिकल अलग अलग होते हैं। आर्टिकल 4 एफिडेविट के लिए, आर्टिकल 5 वो जो है मुख्तारनामा यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए, आर्टिकल 23 यानी कि रजिस्ट्री के लिए। इसी प्रकार से आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल गलत तो रजिस्ट्री गलत। ठीक, आर्टिकल सही है फिर आप सेकंड पेज पे बढ़ें। ठीक है, अब ये आपके सामने है सेकंड पेज। साथियों मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप वीडियो स्किप मत करें, क्योंकि केवल रजिस्ट्री चेक ही नहीं, रजिस्ट्री तो चेक करना ही होता है, इसके बाद भी कम से कम 4-5 डॉक्यूमेंट्स और भी चेक किए जाते हैं। जब सभी सेम होते हैं तभी प्रॉपर्टी खरीदी जाती है। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल बीच में स्किप मत करें, अधूरी जानकारी हो जाएगी आपकी। ठीक है, सेकंड पॉइंट में साथियों क्या है कि यहाँ पे आपको चेक करना है सर्टिफिकेट नंबर। देखिए प्रत्येक पेज पे सर्टिफिकेट नंबर भी आप चेक कर लीजिए कि भाई ये गलत तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है साथियों यहाँ पे कि
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मौजा कौन सा है, मौजा गलत नहीं होना चाहिए, मौजा गलत हो गया तो दाखिल खारिज नहीं होता, ठीक है। फिर जो है लेख पत्र का प्रकार, कृषि भूमि है क्या है वो आप चेक करिए। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि कई लोग जो है आवासीय प्लॉट्स खरीद रहे हैं, तो भाई बिना सेक्शन 80 के आदेश के कोई भी आवासीय भूमि नहीं मानी जाती है, वहाँ पे जो है आपके उस पर बुलडोजर भी चल सकता है, ठीक है ना, इसलिए सावधान रहें, ठीक है। अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट्स के नियमों का पालन करिए आप, ठीक है। थर्ड पेज पे साथियों आप क्या चेक करें कि संपत्ति का विवरण क्या है। देखिए संपत्ति का विवरण कई पेजों पर दिया जाता है, सभी पेजों पर संपत्ति का विवरण चेक करें। संपत्ति के विवरण में खाता संख्या बिल्कुल सही है कि नहीं, ठीक है, गाटा संख्या बिल्कुल सही है कि नहीं, और उनका क्षेत्रफल बिल्कुल सही है कि नहीं, और ये आपको अधिकार अभिलेख से मैच करना होगा बिल्कुल कि सही है कि नहीं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। थर्ड पेज पर आपको क्या करना होगा, फर्स्ट यानी कि विक्रेता का नाम देखिए, ठीक है, विक्रेता का नाम पता हो। अब आप ये देखिए कि अधिकार अभिलेख में विक्रेता का नाम था जिसने उसे बेची थी, उसे पूरी चेन मिलाइए। उसके बाद साथियों आपको ये भी चेक करना चाहिए कि विक्रेता के पास कैसे स्वामित्व आया, ठीक है। कई लोग जो है सरकारी जमीन या अवैध कब्जा वाली जमीन को एक दूसरे की रजिस्ट्री 2-3 चेन बना के दिखा देते, जमीन बेच देते, गलत, कैंसिल हो जाएगी रजिस्ट्री, ठीक है। आप ये देखिए कि जिसने उसे बेचा था, यानी कि जो आपको बेच रहा है उसे नहीं, उसने जिससे खरीदा था, क्या उसे बेचने का राइट्स था, और राइट्स था तो किससे राइट्स था, अधिकार अभिलेख से कैसे आया, ठीक है, वो चेक करिए। फिर आप ये चेक करिए कि जो मुझे बेच रहा है उसका नाम, पता, पिता का नाम बिल्कुल सही है कि नहीं है। फिर आप पूरा प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन दोबारा से विस्तार से चेक करिए, ठीक है। अब साथियों आपने इतनी चीज़ें चेक कर ली हैं तो जरूरी नहीं कि आपकी प्रॉपर्टी या ये रजिस्ट्री सही हो। क्यों? क्योंकि ये रजिस्ट्री तो उसके पास थी, हो सकता है उसने चौहद्दी में या नाम पता में कोई एडिटिंग करवा दी हो, ठीक है, हो सकता है उसका गलत हो गया और फिर उसने बाद में एडिटिंग कर दी हो। तो इसके बाद आपको साथियों क्या करना है, ये रजिस्ट्री नंबर वगैरह जो है इससे आपको ये चेक करना है कि रजिस्ट्री ऑफिस के पोर्टल पे दर्ज है कि नहीं। वो आप मेरे द्वारा भी चेक करवा सकते हो, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि आप ज़मीन खरीद रहे हो, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने हैं, रजिस्ट्री, खतौनी, इस पर कोई धोखाधड़ी तो नहीं, कोई विवाद तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, सारी चीज़ें चेक करवा सकते हो मेरे द्वारा। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों, ठीक। तो आपको करना क्या है, जो रजिस्ट्री अभी आप चेक कर रहे थे, मैं बता रहा था, वो रजिस्ट्री आपको अब ऑनलाइन या मान लीजिए रजिस्ट्री ऑफिस द्वारा भी चेक करनी है कि ये सारी प्रविष्टियाँ वहाँ पर भी मेंशन है कि नहीं। ऐसा तो नहीं वहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ एडिटिंग कर दिया हो, वो चेक कर लीजिए, ठीक। उसके बाद साथियों आप ये चेक करिए कि इसकी चौहद्दी क्या है, चौहद्दी पूरा चेक करिए बकायदा। और चौहद्दी में आप ये भी चेक करिए कि नियमावली 109 को ध्यान में रखते हुए चौहद्दी बनाई कि नहीं। अगर नियमावली 109 का ध्यान नहीं दिया तो बाद में आपको पोजीशन लेने में, या पोजीशन ले लेंगे तो आपका केस चलेगा, हो सकता है वहाँ से आपका पोजीशन हट जाए, दिक्कत आए, कोर्ट कचहरी की चक्कर ना काटने पड़े, ठीक है। अब ये हो गई आपकी रजिस्ट्री चेक। मान लीजिए रजिस्ट्री आपकी पूरी सही पाई जाती है, फिर उसके बाद साथियों आ जाता है रजिस्ट्री का म्यूटेशन चेक करना कि इस रजिस्ट्री के आधार पर उन्होंने म्यूटेशन करवाया है कि नहीं, यानी कि दाखिल खारिज करवाया है कि नहीं करवाया, ठीक है। अब आपको ले लेना है दूसरा अभिलेख, यानी कि अधिकार अभिलेख साथियों, ठीक है। अधिकार अभिलेख आसानी से आपको मिल जाएगा, उससे मांग करने की जरूरत नहीं, मेरे द्वारा भी निकाल दिया जाता है और वेरिफिकेशन भी कर दिया जाता है। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अधिकार अभिलेख में क्या क्या देखना है, बहुत जरूरी होता है अधिकार अभिलेख। अधिकार अभिलेख में देखना है कि विक्रेता का नाम, जिससे आप खरीद रहे हो उसका नाम, और उसने जिससे खरीदा था उसका नाम है कि नहीं, पहली चीज, ठीक है। दूसरा चीज, ये किस फसली वर्ष का आप रिकॉर्ड चेक कर रहे हो। तीसरा, ये श्रेणी नंबर क्या है। चौथा, खातेदार का वर्ग क्या है, ट्रांसफरेबल राइट्स वाली जमीन है, नॉन ट्रांसफरेबल वाली जमीन है, ठीक है। जो व्यक्ति बेच रहा है उसका म्यूटेशन का आदेश हो चुका है कि नहीं, उसमें सारे आदेश, कोई स्टे का आदेश तो नहीं, कोई वाद लंबित तो नहीं है, कोई दाखिल खारिज तो नहीं है, इसने किसी को बेचा तो नहीं है। उसके बाद आप चेक करिए कि ये गाटा संख्या क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, और इसमें इसका अंश कितना बन रहा है। ये चीज़ें आपने सारी चीज़ चेक कर ली। सभी चीज़ सही पाई जाने पर साथियों आपको चेक करना है कि इसने ये ज़मीन बेच तो नहीं दी है। अब आप कहोगे भाई इतना सब कुछ चेक करके ये रजिस्ट्री कैसे कर सकता है। जी हाँ, बेच सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए मुझसे आपने ज़मीन रजिस्ट्री करवा ली लेकिन दाखिल खारिज नहीं करवाया, अधिकार अभिलेख में नाम मेरा चल रहा है, मैंने फिर दूसरे को अधिकार अभिलेख दिखा के ज़मीन बेच दी, डबल रजिस्ट्री कर दी। और मैंने अभी शुरुआत में भी आपको दिखाया था डबल रजिस्ट्री का फ्रॉड हुआ है। तो आप ये चेक करिए कि कितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं, कितने इसने बेचा है। मेरे द्वारा भी आप चेक करवा सकते हैं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं हुई। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया साथियों, ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना है साथियों आकार पत्र 4145,
आपको उस ज़मीन का मैप चेक करना है। मैप वो नहीं जो प्रॉपर्टी डीलर दे रहा है, मैप आपको रेवेन्यू का चेक करना है कि एग्जैक्टली जो लोकेशन बता रहा है, जिस गाटा संख्या में मुझे ज़मीन या पोजीशन दिया जा रहा है, वो वहीं पर है कि नहीं। उसके बाद आपको जो है तुरंत जिस दिन आप ज़मीन खरीदते हो उसी दिन या उससे पहले, उसके 1-2 दिन के बाद आपको अपना पोजीशन कर लेना है, जो कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट सेक्शन 54 ये कहता है कि जिस दिन आपने ज़मीन खरीदी उसी दिन मालिक बन गए। और ज़मीन खरीदने के बाद आपको म्यूटेशन करवाना है। म्यूटेशन 31 डेज़ में आदेश आपका आ जाता है दाखिल खारिज का, नहीं आता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम है। बाकी आपको कोई भी लीगल एडवाइस, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको करवाना है प्रॉपर्टी का कि ज़मीन विवादित तो नहीं, इस पे कोई केस पेंडिंग तो नहीं है, या मान लीजिए इस पे कोई स्टे ऑर्डर, श्रेणी नंबर, किस प्रकार की ज़मीन है, सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है साथियों, ठीक है। दूसरी बात, आप अपने प्रॉपर्टी डीलर या तहसील वाले एडवोकेट के विश्वास मत करिए, क्योंकि वो प्रॉपर्टी डीलर एक दूसरे को जानते होते हैं, एडवोकेट और प्रॉपर्टी डीलर। और दूसरी बात, एडवोकेट आपको सही बात नहीं बताते क्योंकि आप रजिस्ट्री नहीं करवाए।